प्रणाम मित्रों, मेरा नाम है मोहित कुमार सक्सेना और मैं हिंदी के शिक्षक के रूप में आपके सामने आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना हम लोग हिंदी भाषा के बारे में जितना जानते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे वो नॉलेज को थोड़ा और गेन करना चाहिए, उस नॉलेज को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। मैं अपने शिक्षकों से जितना हिंदी के विषय में जान पाया, अपने अध्ययन से, पुस्तकों के अध्ययन से जितना मुझे जानकारी हुई, मैंने सोचा कि वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिससे शायद कुछ चीज़ें आपको भी नई सुनने को मिले, कुछ चीज़ें शायद पहले से सुन रखी होंगी, कुछ चीज़ें आपको शायद नई सुनने को मिलेंगी। वो सारी चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत मायने रखती हैं। कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत रिपीटेड होते हैं हिंदी के इतिहास के बारे में, हिंदी की उत्पत्ति के बारे में। तो मैं आप लोगों के सामने आज वही सब लेके आया हूँ। मेरा जो मत है, मेरा जो ओपिनियन है, मैं ये चाहता हूँ कि वो हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है, हिंदी का जो क्रम चला आया है, हिंदी कहाँ से शुरू हुई और आज के दौर में हम हिंदी को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, हिंदी बोलने में और हिंदी लिखने में, इन सब सारी चीज़ों में कुछ नियम होते हैं। वो सारे नियम मैं आप लोगों के समक्ष सब सारे डिस्कस करूँगा और मैं आपसे आशा करूँगा कि मैं इस चीज़ में सफल हो पाऊँ, कि मैं आपको वो चीज़ें समझा पाऊँ जो मैं समझाने के पर्पज़ से यहाँ आया हूँ आप लोगों के समक्ष। और मैं शुरू करता हूँ कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ भाषा के बारे में, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम हुआ, यूपीटेट का एग्ज़ाम हुआ, एसएससी का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हुआ, लैंग्वेज का एक ऑप्शन रहता है, विकल्प रहता है कि आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ती है। तो मैं आज हिंदी विषय के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो मैं हिंदी से पहले आपको बताऊँ कि भाषा के बारे में, कि एक्चुअल में भाषा क्या होती है। तो भाषा के बारे में मैं आपको बताऊँ, जो संस्कृत का भास धातु है, उससे भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई और भास का अर्थ है कहना। और भाषा के अगर परिभाषा की बात करूं तो भाषा का मतलब ये है कि हम अपने मन के विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को दूसरे तक पहुंचाने में जिस माध्यम का इस्तेमाल या उपयोग करते हैं उसको हम भाषा कहते हैं। अब बात करता हूं हिंदी की, यानी कि हिंदी भाषा की। हिंदी जो शब्द है वो सिंधु नदी से हम लोग हिंदू कहलाए और हिंदुओं की भाषा हिंदी। तो जो हिंदी शब्द है वो एक फारसी शब्द है, जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, हिंदी जो है वो फारसी शब्द है। तो हिंदी फारसी शब्द है और विश्व की बोले जाने वाली और इस्तेमाल की जाने वाली सारी भाषाओं की जननी है, विश्व की सभी भाषाओं की जननी है वो संस्कृत भाषा है। मानव उत्पत्ति के समय सबसे प्रथम जो हमें ग्रंथ या हमें जो ग्रंथ मिला वो ग्रंथ था ऋग्वेद। ये बात 1460 ईस्वी के बाद लगभग 1500 ईसा पूर्व के विषय में है कि लगभग 1500 ईसा पूर्व के समय हमें ऋग्वेद नामक ग्रंथ मिला, जिसकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। और उसी के समकालीन, उसी के समकक्ष, उसी के समकालीन हमें ईरान में भी एक ग्रंथ मिला जिसका नाम है अवेस्ता। तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद के समकालीन जो ग्रंथ मिला वो ग्रंथ कहाँ मिला और उस ग्रंथ का नाम क्या था। तो इस चीज को आप चाहो तो नोट डाउन करते चलो कि वो जो ग्रंथ था वो ग्रंथ ईरान में मिला और उस ग्रंथ का नाम था अवेस्ता, जो ऋग्वेद के समकालीन है, लगभग 1500 ईसा पूर्व के समय। ईसा पूर्व क्या होता है और ईसवी क्या होता है, इस चीज को भी मैं आपको यहाँ समझाता चलूं। जो ईसाई धर्म के भगवान कहे जाते हैं, गॉड कहे जाते हैं, ईसा मसीह, उनके जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है और उनके जन्म के बाद के समय को ईसवी कहा जाता है। तो मैं बात करता हूँ फ्लो चार्ट के रूप में, इस चीज को बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होके एकाग्र तरीके से इसको समझना, सुनना। मुझे लगता नहीं कि इसको नोट डाउन करने की जरूरत है, काफी कुछ सुन रखा है। जब मैं बात नियमों की करूंगा तब उन चीज़ों को आप नोट डाउन करना, बाकी आप इसको ओरली सुन लीजिए और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा, ये मेरा प्रयास है। तो मैं बात करता हूँ संस्कृत भाषा की। संस्कृत भाषा के समय की अगर मैं बात करूँ तो संस्कृत भाषा का समय रहा है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। सॉरी, मैंने यहाँ 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का समय जो रहा है वो संस्कृत का रहा है।
संस्कृत भाषा को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। उस समय के जो हमें प्राप्त ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के आधार पर संस्कृत भाषा जो थी वो दो भागों में विभक्त हो गई थी, एक वैदिक संस्कृत और एक उत्तर संस्कृत। वैदिक संस्कृत में हमें हमारे हिंदू धर्म के सबसे प्राचीनतम जो मैंने बताया ग्रंथ ऋग्वेद मिला, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद सामवेद और अथर्ववेद लिखित रूप में हमें वैदिक संस्कृत में जो वैदिक संस्कृत का जो लिखित रूप था इन 4 ग्रंथों में देखने को मिला। इन चारों ग्रंथों को अगर हम मिलाकर कहें कि इन चारों ग्रंथों का हम कोई अगर नाम देना चाहें तो उस नाम को हम कहते हैं संहिता। संहिता, इस चीज को भी आप ध्यान से सुने, ये क्वेश्चन कई बार पुट अप हुआ है कि चारों वेदों को मिलाकर क्या कहते हैं या उनके मिश्रण को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं संहिता। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का जो लिखित रूप था वो वैदिक संस्कृत था। दूसरा रूप मैंने आपसे कहा वैदिक संस्कृत के अलावा उत्तर संस्कृत। उत्तर संस्कृत को हम ब्राह्मणों की भाषा कहते थे, इसलिए उत्तर संस्कृत को हम ब्राह्मण संस्कृत भी कहते हैं। इसके अलावा इसका एक और पर्याय और इसका एक नाम है जिसको हम कहते हैं लौकिक संस्कृत। अब मैं बात करता हूं, जैसे वैदिक संस्कृत में हमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद मिला, उसी प्रकार हमें उत्तर संस्कृत, ब्राह्मण संस्कृत या लौकिक संस्कृत में बाकी जो हमारे हिंदू धर्म के शास्त्र हैं और वेदांग हैं, उपवेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, वो सारे मिले। और उनकी संख्या भी कई बार क्वेश्चंस, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं, इस तरह के प्रश्न आते हैं परीक्षा में कि वेदांगों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या क्या है, तो वो चीजें मैंने यहाँ नोट डाउन कर दी हैं, आप इसको ध्यान से देख लें। उपवेद जो मिले हैं वो 4 उपवेद मिले हैं। वेदांगों की संख्या 6 है और पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या 108 है। इसके अलावा इसी ब्राह्मण संस्कृत भाषा में हमें महाभारत और रामायण ये भी प्राप्त हुए इसी भाषा में। तो महाभारत, यहां एक क्वेश्चन और मैंने बताया कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इन सबको मिलाकर के हम कहते हैं संहिता। एक क्वेश्चन में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि संहिता और जय संहिता में क्या अंतर है, तो मैं आपको यहां क्लियर कर दूं कि चारों वेदों को मिलाकर कहते हैं संहिता और महाभारत का एक नाम और है जय संहिता। मतलब महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता है और इन चारों वेदों को मिलाकर हम कहते हैं संहिता। ये डिफरेंस है संहिता और जय संहिता में। अब हम आते हैं उत्तर संस्कृत भाषा के बाद की भाषा को। उत्तर संस्कृत भाषा के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जिस भाषा में हुआ वो अस्तित्व में आई भारत में, और वो भाषा थी पाली भाषा। पाली भाषा के अगर समय सीमा की बात की जाए तो पाली भाषा जो थी वो 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक, जब तक ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था तब तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से पूरे भारत में हो रहा था, और उसका अस्तित्व, पाली भाषा का अस्तित्व जो था वो 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक रहा है। क्वेश्चन ये बनता है कि पाली भाषा के कुछ और नाम भी हैं, कुछ और पर्याय भी हैं। एक तो ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल की गई, उपयोग की गई भाषा थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि जन भाषा या देशी भाषा किसे कहते हैं, तो पाली भाषा के 2 और नाम हैं, इसे हम देशी भाषा और जन भाषा भी कहते हैं। पाली भाषा के मैंने समय के बारे में बता दिया कि ये 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक था। इसके बाद जो भाषा आती है वो थी प्राकृत भाषा, नैसर्गिक भाषा या नेचुरल, जो हम जानते हैं कि हम आम भाषा, जो आम व्यक्ति बात करता है, एक गरीब तबके का बात करता है, एक इलिटरेचर या कह सकते हो कि जो अशिक्षित व्यक्ति है वो उस तरह की भाषा इस्तेमाल करने वाला जो व्यक्ति होगा वो प्राकृत आम भाषा इस्तेमाल करेगा, उपयोग करेगा। जो ब्राह्मणों की भाषा होती थी, जो वैदिक भाषा हुआ करती थी, जो संस्कृत में जो लिखा करते थे, पढ़ते थे, वो सब विद्वान लोग थे, तो वो उस तरह की भाषा इस्तेमाल करते थे। तो प्रथम शताब्दी के बाद प्राकृत भाषा भारत के अस्तित्व में आई, बोलचाल के रूप में और लिखित रूप में भी काफी हद तक। तो वो जो प्राकृत भाषा थी उसमें जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। यहाँ एक अपवाद ये है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले आया, तो जैन धर्म ने पाली भाषा का उपयोग नहीं किया, प्राकृत भाषा का किया। इस चीज को आप ध्यान रखना, जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले आया, लेकिन जैन धर्म की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी और बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। जैन धर्म की जो भाषा प्राकृत भाषा है इसको मलेच्छों की भाषा भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। और ये भी प्रश्न बनता है कि मलेच्छों की भाषा कौन से धर्म की भाषा थी, तो वो जैन धर्म की भाषा थी।
इसके समय सीमा की बात करूं तो ईसा मसीह का जन्म हो चुका था और प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक जैन धर्म की प्राकृत भाषा भारत के अस्तित्व में रही। इसके बाद जैन धर्म की ये जो प्राकृत भाषा थी, इसके बाद अब जो अस्तित्व में आई है उसके भी कई सारे रूप हैं, लेकिन जो प्राचीन से चला आ रहा है, मैं उस फ्लोचार्ट की बात करूं तो प्राकृत भाषा के बाद भाषा आई अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा का मतलब ये था, जो कि उस समय के जो साहित्यकार थे, जो साहित्य सृजन करने वाले व्यक्ति थे, जो कि अक्सर चौपाई, गाथा, छंद और दोहे में बात किया करते थे, और वो उस समय के रचनाकार थे, जो कबीरदास थे, गोरखनाथ जी थे, विद्यापति जी थे, नरपति जी थे, वो इतने बड़े प्राचीन विद्वान जो लोग थे, उन लोगों का कहना था कि जो भाषा है ये भ्रष्ट भाषा है। यहाँ तक कि कह सकते हैं कि इस भाषा में, क्योंकि उस समय भारत पर पुर्तगालियों ने, फ्रेंचों ने, अंग्रेजों ने, पश्तों ने, कई सारे लोगों ने राज किया और अपनी भाषा का प्रभाव कहीं ना कहीं हमारी हिंदी भाषा पर छोड़ गए और वो भाषा मिक्स भाषा हो गई, जिसके विषय में लगभग उसमें हिंदी भाषा में कुछ जो शब्द भारी भाषाओं के थे, भारी देश के जो देशों ने हम पर राज किया उनके, जैसे कि फारसियों ने हम पर राज किया तो फारसी शब्द हमारी हिंदी भाषा में मिल गए, जो लगभग 3500 की संख्या में है। और उसके बाद अरबी 2500 शब्द हैं लगभग, ऐसे पश्तो के शब्द लगभग 50 हैं, और तुर्की के शब्द भी लगभग 125 करीब लगभग शब्द हैं जो हिंदी भाषा में मिश्रित हो गए। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे शब्द, इसके अलावा उर्दू भाषा के बहुत सारे शब्द, इसके अलावा और संस्कृत के बहुत सारे शब्द हिंदी भाषा में मिश्रित रूप से आज के युग में बोले जा रहे हैं, और इसलिए अपभ्रंश भाषा को भ्रष्ट भाषा कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी विकृतियां उत्पन्न हो गई थी। और अपभ्रंश भाषा का एक नाम विकृत भाषा भी है, और यही बिना नियम की भाषा थी, इसमें कोई नियम नहीं थे, कोई व्याकरण नहीं था। इस भाषा का इस्तेमाल किया गया। इस भाषा के भी 5 रूप थे, और उन 5 मतलब जो 5 रूप थे, उन 5 रूपों से बहुत सारी उपबोलियां हैं, जो मैं आने वाले लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझे भाषा की उत्पत्ति के विषय में बताना था, वो मैंने आपसे डिस्कस किया, और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत समझ आया होगा। ये मेरी मेहनत थी जो मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की हिंदी के विषय में। आने वाले लेक्चर में मैं आपको इसके आगे बताऊंगा। प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।